नमस्कार मेरे भाइयों। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी कि कल का जब मैंने वीडियो डाला होगा ना, तो तुम्हें उसके कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आए होंगे। चलो ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिया, बाबाजी आपने बोला बैलेंस शीट से रिलेटेड है, याद हो गया। लेकिन ये बाबाजी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये थोड़े से ना मतलब दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन, वो कॉन्फिडेंस लाने नहीं दे रहे। हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, परेशान क्यों होते हो? आज मैं श्री गणेश वहीं से करने वाला हूं जहां मैंने तुम्हारी नब्ज पकड़ के रखी हुई थी कि तुम वहीं से परेशान होगे और फिर घबराहट में कुछ भी नहीं करोगे। ये पूरा जो रेशियोज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सेट लेके आया हूं मैं। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, आई कैन गारंटी यू तुम्हें हर एक जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे टर्म वन में आराम से बनेगा। बस ये कुछ वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत अगर मैं करूं ना इस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ, इसने ये बोला है कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, माफी चाहूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के अंदर उन्होंने सबसे पहले दे दिया ओपनिंग स्टॉक। जहां तुम्हें ओपनिंग स्टॉक दिख जाए, तुम्हें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी पिछले साल तक जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता था, उसका फॉर्मूला दिमाग में एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाला। ये वाला फॉर्मूला तुम लोग 11th से सीखते आ रहे हो, अपने कॉमर्स के बचपन से सीखते आ रहे हो। तो जैसे ही तुम्हें ये याद आया, अच्छा ठीक है ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस वगैरह दिया है, बात तुम्हारी वहीं से शुरू हो जाती है। फिर आगे उन्होंने दिया हुआ है टोटल परचेज हटाओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उन्होंने ब्रैकेट में उसको ग्रॉस दे दिया है। ये देख पा रहे हो तुम, ये ग्रॉस मैंने तुम्हें सिखा दिया था ताकि तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी ना हो लास्ट वीडियोस तक कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अनटिल एंड अनलेस नथिंग एल्स इज गिवन, मान के चलो वो नेट है, ये गारंटेड है। ये सीबीएसई ने जिस हिसाब के पैटर्न के क्वेश्चंस बनाए, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लेना देना तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, मुझे लेना देना है बोर्ड सीबीएसई लेता है उसमें क्या होता है, क्योंकि स्कूल के हिसाब से चलूं तो फिर हजारों स्कूल में हजार तरह का पैटर्न चलता है। तो सीबीएसई क्या बोलता है? अनटिल एंड अनलेस नथिंग इज गिवन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी कंसिडर्ड एज नेट सेल्स। अब यहां पे क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में ग्रॉस दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस है, तो हमें इसमें समझ में आ जाएगा कि हमें जो रिटर्न्स हैं या रिटर्न्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमें माइनस करने, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली यहां पे रिटर्न्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देके बैठा हुआ है। अब ऐसे ही परचेजेस के बारे में भी है, क्योंकि यहां पे टोटल परचेजेस दिया हुआ है और टोटल परचेजेस के यहां पे रिटर्न्स भी दिए हुए हैं, तो हमें ये इससे भी माइनस करना पड़ेगा। चलो, हमारे पास सेल्स है, हमारे पास कॉस्ट है। बचपन में कछु सीखा हो, अगेन ना सीखा हो, भैया सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट भी कौन सा होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये बताने से पहले एक बेस बना देता हूं। जब भी तुम सेल्स से बेसिक कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालते हो, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां का होता है? सिर्फ फैक्ट्री का होता है। फैक्ट्री में तुमने गुड्स बनाए हैं, वहां की सारी कॉस्टिंग माइनस की है और तुमने माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकाला है वो ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तुम अगर मुझसे पूछो कि वो प्रॉफिट कहां से आया, वो फैक्ट्री से आया हुआ है। स्टिल देयर एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के आफ्टर मैथ जिसे कहते हैं कि उसके बाद होने वाली चीजों से रिलेटेड है। वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा, पैकेजिंग प्रॉपर करना पड़ेगा, हाँ फैक्ट्री से अलग होती है पैकेजिंग। उसके बाद ऑफिसेस के कितने सारे खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो भी करने पड़ेंगे। मार्केट तक गुड्स को पहुंचाना पहुंचाना पड़ेगा, कितने सारे खर्चे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ प्रोडक्शन ही सब कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये उत्पन्न होते हैं फैक्ट्री से। बात दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? मैं तुम्हें क्यों डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि देखो, चाहे तुम फैक्ट्री में खर्च करो पैसा, चाहे तुम वेयरहाउस में खर्च करो पैसा, चाहे तुम ऑफिस में खर्च करो पैसा, अगर समहाउ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो ऑपरेटिंग खर्चा है। बात समझे? अब एनी अमाउंट ऑफ खर्चा यू आर डूइंग वेदर इन फैक्ट्री और इन वेयरहाउस और इन ऑफिस, ये तीन ही चीजें होती हैं एक बिजनेस के पास, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग खर्चा कहलाता है। और अगर मैं सिर्फ पूरी सेल्स से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करते चलूं तो मेरा प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। बात बहुत सिंपल सी है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी है। देखो और डिटेल में समझाता हूं, अगर तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, मैं बहुत आसानी से समझा सकता हूं। प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में होने वाला रेवेन्यू भी डायरेक्ट होगा, खर्चे भी डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? तुमने सुना होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात सिंपल है, डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, इनडायरेक्ट मतलब जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे।
अब यार जो प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में हो रहा है वो वहां के खर्चे सारे डायरेक्ट खर्चे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेयर हाउस जो है वो सपोर्टिंग सर्विस है, ऑफिस जो है वो सपोर्टिंग सर्विस है, तो वहां पे होने वाले खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो भी ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली। तुम बात समझ रहे हो मेरी? तो यहां पे मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले लिया प्रोडक्शन एरिया की चीजें, यानी जो फैक्ट्री है वहां की चीजें, वहां पे रेवेन्यू लिखा रहता है कि फैक्ट्री से इतना रेवेन्यू हुआ और इतनी कॉस्टिंग लगी। तो मैंने जैसे ही रेवेन्यू से कॉस्टिंग माइनस की, मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बिलीव मी, ये ऑपरेटिंग ही है। तुम पूछोगे बाबा जी ऑपरेटिंग किस सेंस में आपने बोला? क्योंकि फैक्ट्री में हर एक कांड या काम जो होता है, जो तुम बोलना चाहो, वो काम ऑपरेशन से रिलेटेड ही होता है। तुम फैक्ट्री में ये नहीं देखोगे ये बच्चे क्यों खेल रहे हैं, वो इनका प्रोडक्शन से कोई काम नहीं, बट हमने सोचा खेल लेने देते हैं, एक आध मशीन के नीचे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम समझो मेरी बात। सो वॉट एवर हैपनिंग इन फैक्ट्री दैट विल बी कंप्लीटली ऑपरेशनल ओनली, ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो फैक्ट्री सेटअप की जाती है। तो उस समय जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, एनी ग्रॉस प्रॉफिट, कहीं पे भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। तुम पिछले साल 11th में भी जो पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हर एक खर्चा फैक्ट्री का होता था और इनकम सेल्स होती थी। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो कहां का होता था? फैक्ट्री का। और प्रॉफिट जो निकल के आता था वो ऑपरेटिंग क्यों होता था? अगेन मैं बोलूंगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑपरेशंस के थ्रू पैदा होता था, उसमें नॉन ऑपरेटिंग कोई चीज ही नहीं होती थी। बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन यहां पे तुम्हें झेलना पड़ेगा। साल भर ढंग से नहीं पढ़ा ना, वो बारीकियां एकदम छेद के अंदर के छेद के अंदर के छेद के अंदर की बारीकी निकालना मेरे से अब सीखना पड़ेगा। जो मैंने तुम्हें इतना बेस बना के बताया कि चलो ठीक है, सेल्स हो गई, सेल्स से तुमने फैक्ट्री का खर्चा पूरा माइनस किया, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फैक्ट्री का खर्चा क्या था? एक डायरेक्ट खर्चा था जो प्रोडक्शन में लग रहा था, उससे जो प्रॉफिट निकल के आया वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इनडायरेक्टली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है या ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी खर्चे हुए वो ऑपरेशन से रिलेटेड थे। अब जो कर्मकांड होते हैं ना, ये नॉन ऑपरेटिंग वाले, कि इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सारे ऑफिस की पैदाइश है। क्यों? क्योंकि वेयरहाउस तो फिर भी पैकेजिंग करेगा, लेबलिंग करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कर देगा, कैरियज आउटवर्ड हो जाएगा, फ्रेट आउटवर्ड हो जाएगा। वेयरहाउस तो फिर भी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम करता है, भले ही इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, मार्केट तक पहुंचाने वाला काम करता हो। लेकिन ये जो ऑफिस होता है ना, ऑफिस 10 चीजें करता रहता है। आज क्या करें, ये रद्दी इकट्ठी हो रही है ऑफिस में, बेच दे। मैगजीन वैगजीन बहुत, गृह शोभा रखी हुई है, क्या करें, बेच दे। ऐसे ऑफिस बहुत सारे खर्चे करता है, ठीक है। अब ऑफिस क्या करता है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी निकाल के रखता है। ऑफिस की बात सुनो, हमारा काम है पापड़ बेचना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, उसको रेंट पे नहीं चढ़ा सकते, रेंट से इनकम आ गई। हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वहां से डिविडेंड आ गया। हमने किसी और कंपनी का काम कर दिया था छोटा मोटा, हमें कमीशन मिल गया। तो ऑफिस क्या करता है? ऑफिस होता है चालाक बच्चा, शैतान बच्चा, जो कि अपना काम तो कर ही रहा है और बहुत सारी 10 चीजें और करता रहता है। तो वो 10 चीजें और से जो इनकम होती है वो हमारे प्रोडक्शन से हो नहीं रही, वो तो हाथ पांव इधर उधर मारने से हो रही है, तो वो कहलाने लगती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब भैया तुम्हें हो गया गेन, गेन तो खैर इनकम हो गई, लॉस हो गया, तुमने कोई ओल्ड मशीन बेच दी थी, वो जमाने से यूज नहीं हो रही थी, पड़ी हुई थी, सड़ी हुई थी, एक कोने पे पड़ी रहती थी, कहीं पे बिल्कुल जंग खा रही थी, ना उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना था, ना किसी और चीज से लेना देना था। तुमने उसको क्या किया? तुमने मार्केट में बेच दिया, तुम्हें मिला उससे पैसा। अब पैसे में तुम्हें हो गया लॉस, मतलब तुम्हें जितना मिल सकता था उससे कम मिला। अब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन का तुम्हारे पूरे ऑपरेशन से तो कोई लेना देना है नहीं। तो भैया ये क्या होता है? ये ऑफिस वाले जो होते हैं माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से, जबकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। तभी मैं बोलता हूं, मैं क्यों समझा रहा हूं इतनी सारी चीजें, तभी तुम, मैं ग्रॉस प्रॉफिट को तो ऑपरेटिंग बोल सकता हूं, लेकिन तभी तुम नेट प्रॉफिट को कभी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, बिकॉज नेट प्रॉफिट में से जो खर्चे सारे माइनस हो जाते, जो इनकम्स हो सकती सारी इनकम्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना होकर सिर्फ नेट प्रॉफिट रह जाता है। आई होप तुम इस बात को समझ रहे होगे। जब भी तुमने 11th में किया है ना, नेट प्रॉफिट लिखते थे, तो उसमें तुमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी माइनस किया होगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन प्लस कर दिया होगा, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव को ऐड कर दिया होगा, इंटरेस्ट पेड को माइनस किया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड जो होता है वो तुम्हारे लोन वगैरह पे, उसको माइनस किया होगा तुमने P&L में। इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। बोलो बाबा जी इंटरेस्ट तो उस पे पे करते हैं और जो हमारा क्या बोलते हैं बैंक से लोन लिया है उस पे, अरे मैं मानता हूं, लेकिन दूर दूर तक उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन है लोन, उसका लोन से लेना देना है, प्रोडक्शन से लोन का लेना देना है, इंटरेस्ट का लोन से है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है इंटरेस्ट जो तुमने पे किया लोन पे। अब जिसने मेरी बात यहां तक सुन ली उनके लिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। चालाकी वाला काम है ये, एक पहला तरीका होता है जहां स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाल सको। ये वाला क्वेश्चन जो होता है पैटर्न, ध्यान से सुनना, तुम्हारी कभी गलती नहीं होगी।
ये वाले पैटर्न में सबसे अच्छी बात ये है, अच्छा तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को दे रहे हैं, फिर तुम चूज करो कि तुम्हें कौन से खर्चे माइनस करने हैं जिससे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ सके। यहां पे भी यही हुआ है, आपने ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे? तुमने अपनी सेल्स से कॉस्ट को माइनस किया, तुम्हारा यहां पे 3,20,000 आ गया। ठीक है, ये 65,000 कहां से आया था तुम्हारा? देखो भाई, टोटल परचेजेस थे 1,20,000। पहले यहां पे देखो 1,20,000 में से तुमने 5,000 माइनस किया, तो यहां पे देखो अपन ने 1,15,000 ही लिया इनडायरेक्टली। यहां ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस किया था, 65,000 तुम्हारा आ गया था कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 3,85,000। कैसे? क्योंकि रेवेन्यू ग्रॉस था, तुमने उसमें से 15,000 का रिटर्न माइनस कर दिया था, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 3,20,000। ध्यान दो, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है जो इतना तुम डिटेल में जाके 100 क्वेश्चन कर रहे हो। ये एक क्वेश्चन में अगर तुमने मेरे साथ ये 15 मिनट दिए तो मैं लिटरली और आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ता हूं, अब बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। सीधी बात है, बात सिंपल है। मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट निकालते हुए तुम सारे खर्चे माइनस कर देते हो, जो है भी, जो नहीं भी है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो नहीं भी है, सब माइनस कर देते हो और सारी इनकम ऐड कर देते हो। यहां पे अब हमारे पास सिलेक्शन का ऑप्शन है, बिकॉज हम ग्रॉस प्रॉफिट से आ रहे हैं। सबसे पहले सेल्स होती है, सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट निकालते हुए अगर हम सारी नॉन ऑपरेटिंग चीजों को इग्नोर कर दें, इनकम हम ऐड ही नहीं करेंगे, जो खर्चे हम माइनस ही नहीं करेंगे। कौन से वाले? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? ऑपरेटिंग आंसर आएगा, क्योंकि हमने नॉन ऑपरेटिंग को टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं, धप्पा धप्पा। तो यहां पे देखो अपन का क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास दो हैं। अगर इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब होता है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं। ऑफिस नहीं चलेगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, इससे पता चलता है कि ये ऑपरेशनल खर्चा है। दूसरा, भले ही इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरे आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब वो वेयर हाउस के खर्चे होते हैं, वहां से आप मार्केट में बेचने के लिए भेजते हो। तो ये दोनों खर्चे जो है, चाहे तुम सेलिंग एक्सपेंसेस बोलो चाहे तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलो, ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग खर्चे हैं। अगर तुम ग्रॉस प्रॉफिट ये जो 3,20,000 का कमाया है उसमें से ये 1,10,000 रुपए माइनस कर दो, जो कि यहां पे किया हुआ है, तुम्हारा जो प्रॉफिट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। चाहे तो तुम उसे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। एंड बस फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के अंदर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर लिखा दिख जाए तो बहराना मत बहुत बुरी तरीके से। तो ये हुआ अपना 2,10,000। अपना सेल्स जो निकल के आया था, कहां गया सेल्स, कहां गया, ये रहा 3,85,000 डिवाइड किया इंटू 100 करके 54.55% आ गया। कहने को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, कहने को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, बट मुझे पता है कि अगर तुम एक बार कहीं अटकोगे पूरे पेपर में तो वो यही चीजें हो सकती हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल करवाया। मेरे भाइयों, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतना फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है ना, क्योंकि तुमने बैलेंस शीट करके रखी है। वो मैंने तुम्हारा बेस, वो स्टैंडर्ड तुम्हारा बना दिया है। जरा ध्यान से सुनो, इतनी जल्दी करवाऊंगा कि तुम्हें लगेगा सॉरी मैं बहुत तारीफ में लग गया था। कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ना तुम्हें किस चीज पे ध्यान देना मेरे भाई, ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है ये, इसमें मेरा भी पेन नहीं चलेगा इतने ऊपर, बट याद रखना कॉस्ट पे तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, डजंट मैटर। उसमें बोला गया ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख था, 5 लाख की ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और परसेंटेज भी ग्रॉस प्रॉफिट का दिया हुआ है। ये तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छे से देखना। मैं बोल रहा हूं बार बार, कॉस्ट पे ध्यान रखना। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10 लाख, हाँ, उसके बाद बोला है रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख। तुम्हें पता होना चाहिए ये सारी चीजें ऐड होती हैं, क्योंकि तुम्हें अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये सारे फिगर्स बैलेंस शीट से उछल के आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म लोन्स भी दिए हुए 3 लाख और नॉन करंट एसेट्स दिए हुए 10 लाख। अब देखो यार, मैं तुम्हें ज्यादा लॉजिक तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी, क्योंकि तुम्हारा मेरा बॉन्ड ऐसा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अपना शेयर होल्डर्स फंड प्लस करते हैं अपन नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करते हैं अपन करंट लायबिलिटीज, तो हो जाता है नॉन करंट एसेट्स प्लस हो जाता है करंट एसेट्स। यानी बैलेंस शीट में तुम ये सारी चीजें तो सीख चुके हो। शेयर होल्डर्स फंड वही अपना इक्विटी वाला। लेकिन अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं ध्यान से, तो इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल अलग से दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से दिया है, तो तुम्हें पता है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दैट मींस अगर तुम ऊपर देख रहे हो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है और उसके साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख रुपए है, ये दिख रहा है तुम्हें। ये 12 लाख मिला के पूरा क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन हो गया नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए का, उसके अलावा नॉन करंट एसेट्स हो गए 10 लाख रुपए। अगर तुमने इसमें भी भर दिया ना तो क्या बचेगा, करंट लायबिलिटीज में कुछ नहीं बचेगा लिखने को, करंट एसेट्स को कुछ नहीं बचेगा, बाकी सब तो लिखा जाएगा। अगर तुम जिगजैग कर लोगे तो तुम्हारा आंसर कैसे आएगा, देखना जरा ध्यान से। क्या ये इक्वेशन बन रही है तुम्हारी,
नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स इक्वल्स टू बचेगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इनडायरेक्टली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल ही होता है। तो यानी इस पूरे क्वेश्चन में बिकॉज तुम्हें बैलेंस शीट आती है, कितना आसान हो गया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल आ गया। थैंक गॉड तुम्हें यह आता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो मेहनत वाला पोर्शन है वो यहीं पे होता है, लेकिन तुम्हें आता था, अपन ने कर लिया। अब यहां पे अपन को सेल्स भी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया जाता है। कहां गया, वर्किंग कैपिटल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया जाता है। इसका तरीका सिंपल है, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज दिया है कॉस्ट पे और प्रॉफिट दिया हुआ, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज दिया और प्रॉफिट दिया है। सबसे बेस्ट ट्रिक होती है उसको उल्टा कर देना। अब देखो इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला, इन्होंने यहां पे 5 लाख रुपए लिखा, 5 लाख के साथ इन्होंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय कर दिया 125 बाय 25, क्योंकि प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था। तो कोई इसका जो एक्चुअल फिगर निकालना होता है, अगर वो तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, जो अमाउंट है उसको परसेंटेज के रेसिप्रोकल से कर दोगे, और यहां पे 100 प्लस 25 हुआ है, 100 मतलब 25 बाय 100 होता है ना, परसेंटेज को अगर कभी लिखो तो 25 अपॉन 100 होता है। अब उल्टा करो तो 100 अपॉन 25 हो जाएगा। तो यहां पे प्लस 25 क्यों किया, अगेन मैंने तुम्हें बताया था कि परसेंटेज काय पे दिया हुआ था, कॉस्ट पे। परसेंटेज जब कॉस्ट पे दिया होता है तो तुम्हें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना पड़ता है। रुको रुको रुको, 25% नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, 25 बाय 100। अब दिक्कत क्या हो गई भैया, यहां पे प्रॉफिट अमाउंट में दिया हुआ है, तो जब ये 5 लाख रुपए दिया हुआ है, प्रॉफिट ही है ये, और आपको रेवेन्यू निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाइड बाय इसी का उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 100 बाय 25। लेकिन क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट पे है, ये दिख रहा है, इसलिए इसमें भी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, यानी 125 बाय 25 होगा मेरे भाइयों। और यहां पे तुम्हें वही लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा डायरेक्टली निकल आएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आया, मैंने तुम्हें वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता दिया, तुम्हारा आंसर आ गया, 5 टाइम्स तुम्हारा आंसर रहेगा। मतलब कहने का ये है, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होने हैं, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है, अप्रोच पता होगी सब हो जाएगा। अब आ जाते हैं वाई लिमिटेड वाले सेकंड क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। ये ध्यान देना, मैंने तभी बोला है कि मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुमने टच अपॉन किए हैं, बट उतने परफेक्शन से नहीं किए। तो देखो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख रुपए दिया हुआ है, करंट एसेट्स 4 लाख के हैं, करंट लायबिलिटीज 2 लाख के हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख के हैं, और 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख रुपीस का है, द रेट ऑफ टैक्स वाज 20%। अब भैया मैंने ये क्यों किया, मतलब तुम सोच रहे होगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ऐसा वाहियात क्वेश्चन क्यों लिया। उसका रीजन है यार, देखो यहां पर तुम्हें क्या लेना पड़ता है, सबसे पहली चीज जो प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना पड़ता है, मतलब तुम्हें उल्टी गिनती करना पड़ती है, उल्टा जाना पड़ता है। अब यहां चालाकी देखो, ये सब तो ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है ना, तुम्हें दिख रहा होगा टैक्स का रेट तो 20% है। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से निकाल लेते हैं 20% को। कैसे निकालेंगे भैया, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का 1 लाख, 1 लाख का 20%, यही करना पड़ेगा ना, मतलब प्रॉफिट अपना जो 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख का 20% सीधे निकाल लेंगे। लेकिन जब 1 लाख का 20% निकालोगे तो वो तो आएगा 20,000। इन्होंने यहां पे दोबारा जो टैक्स ऐड किया है वो तो 25,000 है। दिमाग घूम गया, क्यों, क्योंकि ये नहीं समझा कि ये वो 1 लाख रुपए हैं जो आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स का मतलब समझो, आफ्टर टैक्स सिंपली बोलता है कि इसमें से ऑलरेडी टैक्स माइनस हो चुका है। अब तुम ऐसे समझोगे नहीं, तुम्हारी 1 लाख की इनकम है, ठीक है, बात समझो, 1 लाख पे तुम टैक्स पे करते हो, ये वाला छोड़ दो एग्जांपल, ये तो दूर गया तेल लेने। 1 लाख की जो तुम्हारी इनकम है, तुम उस पर जो 20% का टैक्स है वो देते हो, तुमने 20% का टैक्स दे दिया। अब तुम्हारी इनकम बची 80,000 की, 80,000 की जो तुम्हारी इनकम बची है वो लिखी हुई देख ली मैंने बोला टैक्स कितना देते हो, तुमने बोला 20%, मैंने बोला निकालो 20%। अब तुम 80,000 का 20% निकालोगे 1 लाख का, लेकिन 1 लाख तो पता ही नहीं है ना, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे निकाल लोगे। यहां पे भी वही सिनेरियो हो रहा है, यहां पे जो प्रॉफिट दिया है वो टैक्स माइनस करने के बाद का दिया हुआ है। अब टैक्स माइनस करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट 1 लाख है, समझो इस बात को, तो तुम उस पर भी टैक्स लगाना चालू नहीं कर दोगे। जैसे मैंने बोला 1 लाख पे टैक्स दे दिया 20% का, माइनस हो चुका है 20,000, बचा है 80,000, अब टैक्स निकालना है फिर से, तो 80,000 पे निकाल मारा। प्लीज फॉर गॉड से ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है दिस 1 लाख रुपीज विच इज गिवन ना, ये टैक्स माइनस होने के बाद का फिगर है। तो अगर बिफोर का फिगर निकालना होगा तुम क्या करोगे, 1 लाख, अब तुम भी जानते हो टैक्स माइनस करने से पहले बिफोर का फिगर अगर निकालोगे तो वो बड़ा फिगर आएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 1 लाख मेरी इनकम थी,
मैंने 20,000 का टैक्स माइनस किया तो मेरी इनकम कम बची थी ना, तो अब मैं इनकम टैक्स माइनस करने से पहले की अगर निकालना चालू कर दूं, जो 1 लाख रुपए एक्चुअल में है, तो बड़ी हुई इनकम आई ना। तो यहां पे भी वही होगा, 1 लाख दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, अगर बिफोर निकालूंगा जिसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ तो मेरी बड़ी हुई इनकम आएगी, ग्रेटर फिगर आएगा। तो ग्रेटर फिगर निकालने के लिए इफ आई हैव टू डू दैट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जो है वो कंपैरेटिवली छोटा लेना पड़ेगा, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा आंसर। तो देखो टैक्स का रेट तो है 20 ले लिया, अपॉन क्या करूंगा, परसेंट में 100 लिखते हैं, 100 माइनस टैक्स रेट 20 माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस करेंगे तो 1 लाख 20 अपॉन क्या बचेगा, 80 बचेगा, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहां पे काटा 25,000, टैक्स कितना निकल के आया, 25,000 का ऐसे टैक्स निकल के आया। तो कृपया करके अगेन ये गलती मत करना, क्योंकि एमसीक्यू तुम्हें माफ नहीं करेंगे, और इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं जिनका एंटिसिपेटेड, मतलब क्या बोलते हैं, मोस्ट एंटिसिपेटेड है ये वाले क्वेश्चंस, इसलिए मैं लेके चल रहा हूं। सो आई हैव एडेड 25,000। फिर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म डेट्स है तुम्हारे 4 लाख के, उसका 10% है, अगर तुम ये देखो तो ये 10% निकालना, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ी चीज है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये 10% निकाल देना 4 लाख का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ऐड कर दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी तुम्हारे प्रॉफिट से माइनस होता है। ये सारे खर्चे हैं जो तुम पे आउट करते हो, चाहे टैक्स हो चाहे इंटरेस्ट हो, माइनस कर दिए थे। बिफोर निकालने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 1,65,000। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, ठीक है। अब इसमें तुम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, तो भाई देखो इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें दी हुई है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अगेन जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी अपने नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अगर तुमने वो इक्वेशन लिख दी, तुम्हारा यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड सीधे आ जाएगा। वहां पे किया कुछ नहीं है। अब तुम बोलो बाबूजी इन्होंने फिक्स्ड एसेट, मतलब जो नहीं पढ़े होते ना मेरे से बैलेंस शीट, वो क्या कहते हैं, मैं अभी करके दिखाऊंगा, देखना वो क्या बोलेंगे, बाबूजी कैपिटल एम्प्लॉयड, तुम अच्छे से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल है बाबूजी, ये तो फॉर्मूला आपने सिखाया नहीं। अब देखो इतना तो सीख रखा था तो तुमने, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इतना सीख रखा है कि नहीं, मैं वही सब सिखाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। ये जो फैंसी वाला इन्होंने फॉर्मूला बना दिया ना भाई, तुम्हारा अभी के अभी क्लियर करेगा। हाँ, और ये ले तो लिया, लेकिन कैसे, हाँ अब तुम्हें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है इन दो चीजों से, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को मिलाकर इक्वल्स टू लिखा मैंने नॉन करंट एसेट्स प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा करंट लायबिलिटी। इनडायरेक्टली देख रहे हो, नॉन करंट एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स ही होता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, 5 आते हैं मुट्ठी वाले, याद होगा तुम्हें। तो फिक्स्ड, क्योंकि इसमें फिक्स्ड एसेट्स है तो वी हैव टू टेक फिक्स्ड एसेट्स एज नॉन करंट एसेट्स, वो हो गया। और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दिए इस इक्वेशन में, तो हमें वो दोनों को करना पड़ेगा, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गई। देखा, मैं यही सिखा रहा था, जिसने मेरे से वो शुरुआत के वीडियोस कर लिए भाई ऑसम हो तुम, तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अपना ये आ गया बस, उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, ये तुमने इस तरह से किया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 कर दिया, तुम्हारा 20.62 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग रेशियो पे। देखो यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं जानता था ना तुम्हारी थ्योरी से इससे नहीं हो सकता था, या सिंपल फॉर्मूले की वीडियो से इसको नहीं करवा सकते थे, तो लेके आ गया हूं मैं ऑपरेटिंग रेशियो वाले फॉर्मूले को। यहां पे तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने की है, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब सारे खर्चों को उठाओ और इकट्ठा एक जगह रख दो, ये ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। अब जरा ध्यान से सुनना चालू करो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कहता है, यहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल, जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर खर्चा होता है, मतलब जो फैक्ट्री का खर्चा होता है, उसको लोग खर्चा खर्चा खर्चा। अब उसके अलावा तुम्हें बाकी खर्चे भी लेने पड़ेंगे। बाकी खर्चे कहां होते हैं, वेयर हाउस में और ऑफिस में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये जो खर्चे हो गए ये कहलाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अपन ने ले लिए ट्रेडिंग के खर्चे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा हूं जो 11th में पढ़ा था, तो अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे ले लिए यानी फैक्ट्री के, अपन ने ऑफिस और वेयरहाउस के ले लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, डिवाइड बाय कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाइड बाय कर दो 100, आंसर आ जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती है, जरा ध्यान से देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 दिया है, लेकिन उसके साथ जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है वो कॉस्ट पे दिया है। और मैं तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा चुका हूं कि अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे है तो तुम्हें डिनोमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना है। यहां पे भी मैं यही करवाने वाला हूं। यहां पे अपन ने कैसे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, सेल्स इनटू कर दिया 25/125। अब तुम बोलोगे बाबूजी यहां पे आपने इसको रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया? उस वाले क्वेश्चन में इसलिए किया था क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट था और परसेंटेज भी ग्रॉस प्रॉफिट का था।
यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, वरना तुम बोलोगे कि यार बाबूजी वो समझ में नहीं आया। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और ये जो दो है, ये मतलब दो क्या, ये परसेंटेज जो है ये प्रॉफिट का परसेंट है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट पे है तो हमें डिनोमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना पड़ेगा। तो चलो ये कर दिया, 1,36,000 जो है तुम्हारा वो आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब क्योंकि तुम्हें सारी चीजें कॉस्टिंग लेनी है, तो तुम्हें रेवेन्यू जो 6,80,000 का दिया है उससे ही ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि अल्टीमेटली निकल के आएगा 5,44,000। अब बाकी लेने हैं ऑपरेटिंग खर्चे, देख रहे हो यहां पे, तो मुझे मालूम है सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, मुझे मालूम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। मैंने दोनों खर्चों को एड अप करा, क्यों? ताकि टोटल खर्चा निकल आए, ऑपरेटिंग रेशियो नॉट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑल अबाउट टोटलिटी ऑफ खर्चा। मैंने टोटल खर्चे ले लिए, वो जो प्रोडक्शन से चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली रिलेटेड है, मैंने लिया, डिवाइड बाय कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करके, आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। द थिंग इज, क्योंकि तुम पहले से बैलेंस शीट और पीएनएल बहुत स्ट्रांगली करके बैठे हो, तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, ये चीजें तुम्हें परेशान नहीं कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें एक बहुत सटल एग्जांपल देता हूं, और ये वाले क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड किए जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये इस पूरे 20 डेज प्लेज का पार्ट बन के रहे, सो दैट तुम कहीं पे भी गलती ना करके आओ। मैंने ये जो अपनी जर्नी है उसको थोड़ा और क्रेजी बनाने के लिए इसको 2.1 और 1.2 लेके रखा हुआ है। अब अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, इनको थ्योरी क्वेश्चंस की तरह करते हैं, बल्कि एक्चुअल में इनकी प्रैक्टिकलिटी है। तो अगर तुम डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करोगे कि थ्योरी है, लेट्स डू इट लाइक अ थ्योरी, तो कहीं ना कहीं गलत कर सकते हो। तो जब यहां पे लिखा हुआ है 2.1 और 1.2, सिंपली है 2,10,000 और 1,20,000 ले लो। 2.1 2,10,000, 1.2 1,20,000, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी तुम्हारे पास करंट रेशियो के हिसाब से करंट एसेट्स हो गए 2,10,000 के, और करंट लाइबिलिटीज हो गई 1,20,000 की। यहां पर यही किया गया है, जरा तुम ध्यान से देखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। नाउ पहली जो एंट्री है वो बोलती है रिडीम्ड 9% डिबेंचर्स, देखो जरा, ऑफ ₹1,00,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया जिसपे 10% का प्रीमियम था। अब ये तो तुम जानते हो कि डिबेंचर्स होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वो डिबेंचर्स को पे आउट करने के लिए तुम्हें देना पड़ता है जेब से पैसा, कैश, जो कि तुम्हारा करंट एसेट होता है। मैं फिर से बोलता हूं, ज्यादा दिमाग पे लोड आ गया होगा, लेकिन बैलेंस शीट तुम्हें याद है। डिबेंचर्स मैंने तुम्हें बताया था नॉन करंट लायबिलिटीज होता है, तो डिबेंचर्स तो छोड़ दो, डिबेंचर्स का इस पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि करंट रेशियो का क्वेश्चन है। लेकिन अगर डिबेंचर्स का इस साल में तुम पैसा दे रहे हो, रिडीम्ड का मतलब समझो, रिडीम्ड मतलब आप रीपे कर रहे हो पैसा, किसको? जो भी पब्लिक से आपने डिबेंचर्स के तौर पे पैसा लिया था उनको रीपे कर रहे हो। अब रिडीम्ड का मतलब रीपे हो गया, तो रीपे कैसे करोगे? आलू, गोभी, प्याज, अदरक, मूली, या फिर कैश, कैश में करोगे, मतलब बैंक से पैसा दोगे, यानी तुम्हारा करंट एसेट कम होगा उससे। यहां पे भी उन्होंने वही लिखा है, अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अपन नॉलेजेबल है, अपन बैलेंस शीट करे हुए ब्रोज हैं यार। देखो क्या बोला, करंट एसेट्स विल बी डिक्रीज बाय 1,10,000, 1,10,000 क्यों? क्योंकि 1,00,000 के डिबेंचर 10% प्रीमियम के साथ पे किए, मतलब 10% ज्यादा पे किया है, तो 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, तो 1,10,000 टोटल पे किया है। तो इससे क्या होगा, कैश बैलेंस में रिडक्शन आ जाएगा, देख रहे हो, कैश बैलेंस में रिड्यूस अल्टीमेटली। तो यहां पे 2,10,000 से 1,10,000 अगर माइनस कर दूं तो बेचारा 1,00,000 का बचा, जो करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, डिबेंचर्स क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी थे, तो करंट लायबिलिटी वही की वही रहेगी। आपका करंट रेशियो क्या हुआ फाइनली, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट रिडम्पशन डिबेंचर्स, मैं देख ही नहीं पाया, करंट एसेट्स विल डिक्रीज दिया है, कैश बैलेंस, न्यू करंट रेशियो ये आ जाएगा। ओके, करंट रेशियो, क्या स्टूपिड काम करता हूं कई बार, करंट रेशियो विल डिक्रीज, अल्टीमेटली तुम्हारा करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड वाला मेरा फेवरेट है, बिकॉज अल्टीमेटली तुम सबको इसी में ज्यादा दिक्कत आती है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 17,000 रुपए। अब देखो यार, डेटर जो होते हैं वो करंट एसेट होते हैं, मैं तुम्हें करवा चुका हूं, ये ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होते हैं, दो में से एक होता है। तो डेटर हो गए तुम्हारे करंट एसेट 17,000 के, 17,000 डेटर हट जाएंगे क्योंकि उसका पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, और 17,000 तुम्हारा कैश में एड बैक हो जाएगा। तो होगा क्या, करंट एसेट में 17,000 डेटर माइनस होकर 17,000 कैश में प्लस हो रहा है, तो करंट एसेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, और करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि डेटर का और कैश के मिलने का करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना होता नहीं है। तो सेकंड वाले में इसलिए बोला गया है विल नॉट चेंज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आई होप क्यों, वो रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा। नाउ है इशूड इक्विटी शेयर्स 2,00,000 रुपए के टू द वेंडर्स ऑफ मशीन। हमने मशीनरी के वेंडर को 2,00,000 रुपए के शेयर्स इशू किए। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें शेयर्स के बारे में कितना आता है, या मशीनरी के बारे में कितना आता है, वेंडर के बारे में कितना आता है। देखो, तुमने खरीदी मशीनरी है, मतलब तुम्हारे पास नॉन करंट एसेट आ रहा है। तुमने इशू इक्विटी शेयर्स किए हैं, मतलब वो होते हैं शेयर होल्डर्स फंड। करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कोई लेने देना नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन द करंट रेशियो, समझ जाओ। आगे लास्ट वाले पे, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर 7,000। ओहो,
देखो भैया, हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, एक क्रेडिटर ने हमारे ऊपर ड्रॉ किया, बनाया, बिल फाड़ा, बोला तुम मुझे पैसा दोगे, ये मुझे बोल रहा है वो सामने वाला। मैं कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं उसे क्रेडिटर मानता था, अब उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो वो मेरे लिए बिल्स पेबल बन गया। देखो मैंने तुम्हें यही बताया था कि जिन पे बिल नहीं फाड़ते हम, नॉर्मली म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको क्रेडिटर बोलते हैं, जिनको हमें फ्यूचर में पे करना है। अगर किसी को शक है और वो बिल फाड़ के दे दे, जिनको भी फ्यूचर में पे करना है, तो वो बिल्स पेबल कहने लगता है। दोनों में बस लीगैलिटी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्रेडिटर्स एवं हो जाता है, बिल्स पेबल में बिल बन जाता है। तो अगर कोई क्रेडिटर बोलता है कि भाई मैं बिल बना के दे रहा हूं, उस बिल के हिसाब से अब पैसा देना, ओके, क्रेडिटर्स उतने कम हो गए, उतने का बिल्स पेबल बन गया, जिसका फ्यूचर में पैसा पे करना है। क्रेडिटर्स कम हुआ, उतने के बिल्स पेबल बन गए, माइनस प्लस दोनों करंट लायबिलिटी होते हैं, किसके अंदर? ट्रेड पेबल के अंदर। अगेन नो इफेक्ट, नो चेंज। अच्छा फिर से बोल देता हूं, तुम्हें किसी को 5,000 रुपए देने थे, वो बोल के चला गया तुम्हें 5,000 दे देना, तुमने बोला ओके। अब उसे तुम पे शक होने लगा, तो वो एक बिल बना के लेके आया और तुम्हारे दस्तखत करा के ले गया। तुमने कहा ओके, तो क्या तुम उसको 10,000 रुपए दोगे? अब नहीं ना, दोगे 5,000 ही। बस अंतर क्या आ गया, पहले भरोसे वाली बात चला करती थी, अब क्या बात हो गई? अब बिल वाली बात हो गई। तो तुम्हारी भरोसे वाली बात गायब, जीरो, और बिल वाली बात हो गई। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में छोटी उधारी है कि नहीं है? अब छोटी उधारी किसमें आती है? करंट लायबिलिटीज में। तो क्या करंट लायबिलिटी 5 की 10,000 हो गई? नहीं, 5 की 5,000 है। पहले दोस्ती यारी वाली 5,000 की उधारी थी, अब प्रोफेशनल वाली 5,000 की उधारी हो गई है। अगेन नो चेंज इन द रेशियो, बिकॉज किसी फिगर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ना करंट एसेट्स में तो कोई भी चेंज नहीं, और करंट लायबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं है।